डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं और हम लोग इस क्रम में मृच्छकटिकम के 9वें अंक को समझ रहे हैं। 9वें अंक के जो टेक्स्ट हैं उसे टेक्स्ट के आधार पर जो भी जिस प्रकार की समीक्षा हो सकती है उस समीक्षा को हम जानने की कोशिश करते हैं। तदनुसार हमने देखा कि पूरा न्यायाधीश का कोर्ट का सीन चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, सुनवाई चल रही है। जो न्यायाधीश हैं वे जो व्यक्ति हैं उन व्यक्ति से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसी क्रॉस क्वेश्चनिंग में हम पाते हैं कि वसंत सेना की माता को बुलाया गया है और वसंत सेना की माता को बुला करके कोर्ट में जो न्यायाधिकारी हैं वे उनसे उनका आदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए विनम्रतावश उनसे अपना प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछने के उसी क्रम में वह न्यायाधीश जो हैं पूछते हैं कि अच्छा बताएं, वसंत सेना आपकी पुत्री हैं? तो ये हाँ, वसंत सेना की मैं माता हूँ, वसंत सेना मेरी पुत्री हैं। और न्यायाधीश पूछता है कि कहाँ है आपकी पुत्री अभी? तो उनकी माता कहती है वो अपने मित्र के घर गई हैं। और इसी क्रम में जो न्यायाधिकारी है वो नाम पूछ लेता है कि आप बता सकती हैं कि आपकी जो बेटी वसंत सेना है उनके मित्र का नाम क्या है? किम नामधेयम तस्याह मित्रम, कि उनके मित्र का नाम क्या है? वृद्धा अपने मन में कहती है, अरे ये तो बड़ा ही लज्जा का विषय है, हाधिक हाधिक अति लज्जनीयम खलविदम। अब इसमें लज्जा का विषय क्या है? इसमें लज्जा का विषय ये है कि देखिए आज भी और प्राचीन समाज में भी विवाह से पूर्व जो मित्र होते थे, यानी जो प्रणय संबंध के जो मित्र होते थे, उनमें मित्रों के नाम दोनों पक्ष से छिपाए जाते थे। लड़के वाले लड़कियों का नाम नहीं लेते, लड़की वाले लड़के का नाम नहीं लेते। तो लोकम व्यवहार में अगर इस तरह का नाम पूछा जाए पब्लिक में तो उसे लज्जा का विषय माना जाता है। वृद्धा प्रोटेस्ट करती है न्यायाधीश के सामने कि जनस्य पृच्छनीयोयमर्थः, यानी ये जो विषय है ये आम लोगों के द्वारा पूछा जाने योग्य है, न पुनरधिकरणिकस्य। न्यायाधीश लोगों का यह विषय नहीं है कि वो नाम पूछे। और देखें कि नाम को छिपाने की व्यवस्था किस प्रकार प्राचीन समाज में थी। अर्थात जो युवतियां हैं वो युवतियों के मित्र होते थे, लेकिन युवतियां उन मित्रों का नाम रिवील नहीं करती थीं। अधिकरणिक कहता है अलम लज्जया व्यवहारस्त्वाम पृच्छति। अरे इसमें लजाने की बात नहीं है, किसी भी प्रकार के शर्मो हया की बात नहीं है। मैं नहीं पूछ रहा आपसे, यानी अधिकरणिक जो न्यायाधीश है वो मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि व्यवहारस्त्वाम पृच्छति। अर्थात जो कोर्ट की जो व्यवस्था है, जो न्यायालयीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए यह मेरे पूछने का विषय है। सृष्टि कायस्थो भी इस वृद्धा को समझाते हुए कहते हैं कि व्यवहारः पृच्छति नास्ति दोषः। अरे भाई ये जो कोर्ट की जो सुनवाई है, जो न्यायालय की कार्यवाही है, उसके अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का दोष न समझे, आप उनके नाम को बताएं। वृद्धा कहती है कथम व्यवहारः यद्येवम्। अरे भाई ये कैसा व्यवहार? ये कोर्ट के ऊपर में प्रश्न करते हुए कथम व्यवहार है, भाई ये कैसा व्यवहार है? यद्येवम्, और यदि यह व्यवहार ही है तो तदा शृण्वन्तु आर्य मिश्राः। हे लोगो, हे न्यायाधिकारीगण, तो आप सुने। सखलु सार्थवाह विनय दत्तस्य नप्ता सागर दत्तस्य तनयः सुगृहीत नामधेयः आर्यचारु दत्तो नाम श्रेष्ठी चत्वरे प्रतिवसति तत्र में दारिका यौवन सुखम अनुभवति। अब देखिए इसमें कई सूचनाएं एक साथ आती है। एक तो हम चारुदत्त की वंशावली को प्राप्त करते हैं कि सार्थवाह विनय दत्तस्य नप्ता, सार्थवाह यानी व्यापारी, विनय दत्त, और विनय दत्त का नप्ता। नप्ता की जब बात करते हैं जिसे आजकल हम नाती कहते हैं, है ना, यानी नाना। चारुदत्त का नाना कौन हुआ? विनय दत्त। नप्ता का मतलब होता है नाती। और सागर दत्तस्य तनयः,
और सागर दत्त का बेटा यानी पिता का नाम सागर दत्त है। सुगृहीत नामधेय यानी प्रातः स्मरणीय, जिनका नाम लेना सुखद होता है, कल्याणकारी है, ऐसा सुगृहीत नामधेय आर्य चारु दत्तो नाम, आर्य चारु दत्त उनका नाम है। और श्रेष्ठी चत्वरे प्रतिवसति, और ये जो श्रेष्ठी जो सेठों का, व्यापारियों का जो इलाका है, मोहल्ला है, कॉलोनी है या चौक है, उसमें यह रहते हैं। मित्रों, बड़ी अच्छी सूचना है, लेकिन इस सूचना में भी देखिए कई सारे ऐसे विषय है जिसे हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला विषय है कि परिचय में कहीं भी माता का नाम नहीं है। परिचय में कहीं भी माता का नाम नहीं है। तो ये एक पक्ष है कि शायद प्राचीन काल में, प्राचीन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के परिचय के लिए माता का नाम जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। हाँ, हमने बाद में गुप्तकालीन कुछ अभिलेखों में पाया है कि गुप्त वंशी राजाओं की माताओं के भी नाम प्राप्त होते हैं और बाद में माताओं के नाम जुड़े जाने लगे हैं, लेकिन यहां इस ओर मैं व्यक्तिगत इशारा कर रहा हूं। इसी प्रकार अगर आप मुद्रा राक्षसम में जाएंगे और मुद्रा राक्षसम में जब आप विशाख दत्त के पाएंगे कि उनके पिता या उनके दादा का नाम जब पाएंगे तो उसमें भी माता का नाम नहीं है। सिमिलरली जब रुद्रदामा का अभिलेख पढ़ेंगे और रुद्रदामा का परिचय दिया जाता है तो दादा का नाम चष्टन और पिता का नाम जयदामा दिया जाता है, लेकिन माता कौन है इसका उल्लेख नहीं होता। इसीलिए माता एक विषय है समाज के लिए कि क्या उनके लिए केवल ऐसे ही वाक्य गढ़े जाएं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिद पुकुमाता न भवति, या केवल इसी तरह के वाक्य गढ़े जाएं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, या मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ऐसे वाक्य तो गढ़े जगह हमारे यहाँ, लेकिन साहित्य में कहीं भी किसी भी जगह हम माता के प्रति वो सम्मान प्रायशः नहीं प्राप्त करते। हम माता और पुत्र को एक फ्रेम में, एक जगह पे कहीं संवाद में नहीं प्राप्त करते। तो इसीलिए यह एक विषय है उस सामाजिक व्यवस्था की ओर कि माता का नाम गौण है। दूसरा विषय जो इससे निकल कर आ रहा है वह यह है कि पिता का नाम है, और परंपरा में पिता के बाद, पिता से पहले दादा का नाम लिया जाना चाहिए। यानी आर्य चारुदत्त के दादा कौन है वो नाम यहां पर नहीं है। डायरेक्ट नाती जो नाना है, नाना का नाम आ रहा है कि विनय दत्तस्य। हो सकता है कि नप्ता का अर्थ भी पौत्र हो। अगर नाना अर्थ नहीं है यहां पर, विनय दत्त अगर नाना नहीं है तो हम विनय दत्त को दादा कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार स्पष्ट शब्द है नप्ता यानी नाती, क्योंकि एट द सेम टाइम पौत्र के लिए, ग्रैंडसन के लिए पौत्र शब्द प्राप्त होता है और पौत्र शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया है। तो ये एक बात समझ में नहीं आती कि क्या आर्य चारुदत्त के दादा उतने श्रेष्ठ नहीं थे जितने कि उनके नाना श्रेष्ठ थे, और इसीलिए परिचय के लिए नाना का नाम दे दिया गया। अर्थात उस समाज में चारुदत्त का जो नाना होगा वो काफी प्रसिद्ध रहे होंगे। लेकिन अब तीसरी बात, हम ऐसे नामों से अपने इतिहास की बात नहीं करते। मित्रों, कुछ चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी होता है, और वह आवश्यक तत्व क्या है कि धौलपुर का एक अभिलेख है जो अभिलेख चंड महासेन का है। और दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि चंड महासेन नामक चरित्र का उल्लेख भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्ता में हम पाते हैं। और इस नाम के कारण कई सारे ऐसे आधुनिक इतिहासकार हैं कि महाकवि भास को 9वीं शताब्दी का ठहराते हैं चंडसेन का सामंजस्य लेकर के, चंडसेन का संदर्भ लेकर के, क्योंकि चंडसेन यहां पर एक राजा है और उसी चंडसेन की चर्चा हम स्वप्न वासवदत्तम में पाते हैं। और इस प्रकार के मेल मिला करके हमारे भारतीय इतिहास का निर्माण किया जाता है। और भारतीय इतिहास के साथ इस प्रकार का, जिसको कह सकते हैं कि एक प्रदूषण भारतीय इतिहास में फैलाया जाता है। शेल्डन पोलॉक आदि का नाम जानते होंगे, उसने भास का जो नाम है, भास का जो समय है, वह 9वीं शताब्दी बताया है। तो इसीलिए जहां पर कल्पनाएं होती है, कल्पना से इतिहास नहीं बनता। और हमारे लिए विनय दत्त या सागर दत्त या चारु दत्त इतिहास नहीं है, बल्कि कवि की कल्पना का एक चरित्र है जिन्होंने उसकी वंशावली यहां पर दी है। और कहता है श्रेष्ठी चत्वरे वसति। ये तो बातें हो गई चारुदत्त की वंशावली का, चारुदत्त के परिचय का। मित्रों, पहली बार हम यहां पर चारुदत्त का परिचय प्राप्त करते हैं। लेकिन जो दूसरा संवाद है कि तत्र में दारिका यौवन सुखम अनुभवति, ये और अधिक जो है
यह कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग अनुवाद में पढ़ लें कि वहां मेरी जो पुत्री है वसंत सेना, वो जाती है अपने यौवन सुख का अनुभव करने के लिए। लेकिन इससे हम स्पष्ट पाते हैं कि प्राचीन काल में युवक और युवतियों के मेल में, युवक और युवतियों के एकांत मिलन में रिस्ट्रिक्शन नहीं था, क्योंकि सबके सामने खुले आम से वो कहती हैं, वो वृद्धा यानी वसंत सेना की माता, कि यद्यपि उसकी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी वह अपने मित्र के घर अपने यौवन सुख का अनुभव करने के लिए जाती है। तो उस सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था की ओर भी संकेत है कि शादी के पूर्व भी युवक और युवतियों में एकांत मिलन होता था। और ये डायरेक्ट नाटककार का कन्फेशन है यहां पर, यौवन सुखम अनुभवती। यही नहीं, बात यही खत्म नहीं होती, ऐसे वाक्य आगे भी हमें मिलते रहेंगे। शकार इंटरप्ट करता है इस प्रक्रिया में और छूटते ही कहता है, श्रुतम आर्य है, अर्थात हे अधिकारीगण, हे न्यायाधीशगण, आप लोगों ने सुना कि लिख्यंताम एतान्यक्षराणि कि चारुदत्तेन सह मम विवादः, कि मेरी ये बातें लिखें, आप अपने डायरी में नोट करें, और चारुदत्त के साथ मेरा विवाद है। ठीक है, तो चारुदत्त के साथ विवाद है, ये अचानक से बात कैसे आ पड़ी? बात तो कुछ चल रही है, अभी तक तो शकार ने चारुदत्त का नाम लाया नहीं था, केवल वृद्धा माता से पूछे जाने के क्रम में चारुदत्त का नाम आया, और ये जंप कर जाता है और कहता है कि चारुदत्त के साथ मेरा विवाद है, आप लिखें यह नाम कि चारुदत्त ने इसकी हत्या की है। श्रेष्ठ कायस्थ तो पूछता है, दोनों सेठ और कायस्थ, कि चारुदत्तो मित्रमिति नास्ति दोष है, कि भाई चारुदत्त जो है वह वसंत सेना का मित्र है, इसमें ऐसा कौन सा दोष और क्यों दोष, किस दोष की हम बात करें, वो तो मित्र है, तो चारुदत्त उसकी क्यों हत्या करेगा? अधिकारणिक कहता है कि व्यवहारोयम चारुदत्तम अवलंबते, कि अर्थात जो जिस प्रकार की सूचना, जिस प्रकार की बात अभी इस शकार ने जो की है, यह जो है ये व्यवहार है, इसलिए चारुदत्त के ऊपर में ये इशारा करता है, और आप उसे नोट करें कि चारुदत्त के ऊपर में यह व्यवहार, ये केस जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? देखिए, ये तो सामान्य सी बात है। माता कहती है कि वसंत सेना घर से निकलकर चारुदत्त के घर गई है चारुदत्त से मिलने के लिए। वसंत सेना का मृत शरीर पाया जाता है एक उद्यान में, चारुदत्त वहां पर है नहीं, तो शक की सुई जो है वो चारुदत्त की ओर जाती है, तो इसलिए इसे व्यवहार न्यायालयीय प्रक्रिया में चारुदत्त का नाम नोट किया जाए। सेठ और कायस्थ दोनों जो है वो उसका नाम को नोट करते हैं। अधिकरणिक कहता है, धनदत्त वसंत सेनार्य चारुदत्तस्य गृहं गता इति लिख्यताम व्यवहारस्य प्रथमः पादः। अब ऐसा लग रहा है कि जो यहां पर श्रेष्ठ और कायस्थ है, उन दोनों में से किसी एक का नाम धनदत्त है, और मे भी यह सेठ का नाम धनदत्त हो, क्योंकि कायस्थ जो है वो तो लिखने का नॉर्मल काम कर रहा है। तो ये उनमें से किसी एक को का संबोधन है, और वह धनदत्त कहता है कि वसंत सेना आर्य चारुदत्तस्य गृहं गता, कि हे मित्र धनदत्त, ये जो वसंत सेना है ये आर्य चारुदत्त के घर गई थी। लिख्यताम व्यवहारस्य प्रथमः पादः, जो व्यावहारिक जो प्रक्रिया है, न्यायालयीय प्रक्रिया है, उसका प्रथम पाद, फर्स्ट पैरा जो है या फर्स्ट लाइन जो है, ये नोट करें कि वसंत सेना आर्य चारुदत्तस्य गृहं गता इति। कथम आर्य चारुदत्तोप्यस्माभिः आह्वायितव्यः। उसी पर ये श्रेष्ठी और जो धनदत्त है वो कहता है कि ऐसा करें कि आर्य चारुदत्त को फिर यहां पर बुलाया जाए, कि अब चारुदत्त का नाम आ गया, इससे पहले तो वसंत सेना की माता को बुलाया, अब ये चारुदत्त से ये विवाद मिलता हुआ, जुड़ता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए कोर्ट में चारुदत्त को बुलाया जाना चाहिए, चारुदत्त को उपस्थित किया जाना चाहिए, या यूं कहें अथवा व्यवहारः तमाह्वयति, ये जो व्यवहार है, जो न्याय व्यवहार है, उसके अंतर्गत, उस प्रक्रिया के अंतर्गत चारुदत्त का यहां आना अब जरूरी है। अधिकरणिक शोधनक जो है, जिसे बार बार मैं शायद पेशकार कह रहा हूं, यही आज के संदर्भ में होना चाहिए, उनको आदेश देता है कि गच्छ आर्य चारुदत्तम स्वैरम संभ्रांतम अनुद्विग्नम सादरम आह्वय प्रस्तावेन अधिकरणिकस्त्वाम द्रष्टुमिच्छति इति,
कि शोधनक आप चले जाओ यहां से, इस प्रस्ताव के साथ आप जाना, चारुदत्त के पास जाना और चारुदत्त को पहले यह कहना कि अधिकरणिकः अर्थात न्यायाधिकारी त्वाम द्रष्टुमिच्छति, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, यानी न्यायाधिकारी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। अब उसके पहले जो है एक और इंस्ट्रक्शन है कि स्वैरम, यानी अपनी इच्छा से, बिना किसी घसीट के या जंजीर में बांध करके नहीं लाना है, स्वतंत्रता पूर्वक उसे आने दिया जाना चाहिए। और कहते हैं असंभ्रांतम अनुद्विग्नम, यानी उनको किसी भी प्रकार का भय, लालच, लोभ, डर दिखा करके नहीं लाना चाहिए। सादरम आह्वय, आदर पूर्वक उनको बुलाओ। शोधनक कहता है कि यदार्य आज्ञापयति, जैसे आपकी आज्ञा, और इति निष्क्रांतः, चला जाता है और चारुदत्त के साथ प्रवेश करता है। चारुदत्त को इशारा करता है, रास्ता दिखाता है कि आप आए। अब ये जो चारुदत्त यहां से और जो न्यायालय तक पहुंचेगा, इसके बीच में अब स्टोरी नहीं है, अब एक केवल मानव मनोविज्ञान है। मित्रों, हम मुद्रा राक्षसम में जानते हैं कि चारुदत्त के नाम से ही व्यक्ति आतंकित हो जाता था, चाणक्य के नाम से, कि अगर यह कहा जाए कि चाणक्य ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, तो उस व्यक्ति की मनोदशा देखने लायक होती थी। और इसका उदाहरण क्या कि जब चंदन दास को बुलाया जाता है, तो चंदन दास एंट्री से पूर्व जी जो उनकी मनोदशा है, उसकी एक, यानी नाम सुनते ही जो अपनी मौत की परिकल्पना कर लेता है, वह व्यक्ति उसको बुला रहा है मिलने के लिए। यहां पर चारुदत्त के संदर्भ में चाणक्य की बात नहीं, लेकिन चारुदत्त के संदर्भ में भी यह बात आती है कि कोर्ट में उसे बुलाया जा रहा है। एक सीधा साधा इंसान, एक अपनी दुनिया में हर प्रकार के समस्याओं से जूझने वाला इंसान अपनी जिंदगी बिता रहा है, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी भी प्रकार के नॉनसेंस में जो व्यक्ति नहीं है, उनको अगर बुलाया जाता है तो उनकी मनोदशा क्या होती है, उसी मनोदशा का चित्रण हम अब आगे इसमें पाते हैं। देखिए क्या कहता है, परिज्ञातस्य में राजा में राज्ञा शीलेन च कुलेन च, मतलब ये जो राजा हैं, अर्थात जो अभी शासन कर रहे हैं, उनके द्वारा मैं भली भांति अपने शील से, यानी स्वभाव से, और अपने कुल से मैं जाना जाता हूं। यत् सत्यमिदमाह्वानम अवस्थामभिशंकते, लेकिन मुझे जो इस प्रकार यह बुलाया गया है, जरूर मेरी इस दशा को शंका में डाल रखा है इसने। मतलब जो राजा भली भांति जानता है शील से और कुल से कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, इन सारी व्यवस्था को जानने के बाद भी सत्य तो यही है कि मैं जिस दीन दशा में हूं, मैं जिस दीन अवस्था में हूं, यह शंका उत्पन्न करता है कि बातें अच्छी नहीं है। जरूर कोई ऐसी बातें हैं कि मेरे इस गरीबी के कारण, क्योंकि देखिए एक सामान्य सी बातें हैं, हमारी आज की भी जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी जो संदेह जो होता है, वो सबसे पहले ऐसी जो 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 जिसको हम कह सकते हैं कि धन विहीन व्यक्ति होते हैं, सत्व विहीन व्यक्ति होते हैं, गरीब होते हैं, उनके ऊपर पहले शक की सुई हम डालते हैं। तो यहां पर भी यही है कि चारुदत्त अपनी उस दीन अवस्था की ओर संकेत कर रहा है कि चूंकि मैं जाना पहचाना हूं सबका, मेरी अभी क्या दशा है, इस दशा को ध्यान में रखते हुए ही मुझे यह बुलावा आया है। भाई अभी तक उनका साक्षात्कार न्यायाधिकारी से नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि मन में हर प्रकार का संदेह उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है कि क्यों मुझे बुलाया गया। और वो आगे अपनी बात, अपनी दशा, हो सकता है ये कारण हो सकता है वो कारण हो, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो अपने जीवन के किए गए उन सारे कार्यों को व्यक्ति उसी एक क्षण में स्मरण में ले आता है। और यहां पर चारुदत्त की भी यही स्थिति है। ज्ञातो हि किम न खलु बंधन विप्रयुक्तो मार्गागतः प्रवहनेन मयापनीतः चारे क्षणस्य नृपतेः श्रुतिमागतो वा येनाहमेवमभियुक्त इव प्रयामि। देखिए कहता है
कि बंधन विप्रयुक्त ज्ञात, अर्थात बंधन से छुड़ाया गया आर्यक। याद हो, इससे पीछे जब छठे अंक में जेल से भागा था वो आर्यक, जो कि सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, उस आर्यक को बंधन छुड़ाने में चारुदत्त की प्रमुख भूमिका थी। और फिर क्या कह रहा है कि मार्गागतः प्रवहणेन मयापनीतः, वो रास्ते में जो आया, मार्गागतः रास्ते से आया हुआ, मेरी ही गाड़ी से वह निकाला गया था उस जेल से। जो भी संयोग रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली गाड़ी तो मेरी ही थी। बंधन से छुड़ाने में मैंने ही सहयोग किया था उस आर्यक का। तो चारे क्षणस्य नृपते श्रुति मागतो वा। अब चारे क्षण शब्द बड़ा सुंदर है। चारे क्षणस्य नृपते मतलब चार ईक्षण, गुप्तचर रूपी आंखों वाला जो राजा होते हैं, उन राजा के श्रुति मागतो वा। हमें ऐसा लगता है कि गुप्तचरों ने राजा को यह सूचना दी होगी कि चारुदत्त की गाड़ी से वह जेल से भाग गया आर्यक। तो इस प्रकार यह सूचना पहुंची होगी उस राजा तक। ये नाह मेवम अभियुक्त इव प्रयामी, और यही कारण है कि मैं अभियुक्त की तरह मार्ग पे चला जा रहा हूं, अर्थात अभियुक्त की तरह मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है, अभियुक्त की तरह मुझे न्यायालय में बुलाया गया है। मित्रों, थोड़ा सा संकेत ले लेते हैं चारे क्षणस्य शब्द के ऊपर। हम लोगों ने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पढ़ा है, और वहां पर कहते हैं कि क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषः न वंचनीयाः प्रभवोनुजीविभिः। देखिए क्या कह रहा है, क्रियासु युक्तै है, छोड़ ले, नृपचार चक्षुषः, यह शब्द महत्वपूर्ण है। हमारी साहित्यिक परंपरा में, प्रशासनिक प्रक्रिया में जो गुप्तचर है वो राजा की आंखें होती हैं। किरातार्जुनीयम में भी कहा गया कि नृपचार चक्षुषः, यानी वो राजा जो चार रूपी आंखों वाले हैं, चार यानी गुप्तचर। और यहां पर भी कह रहे हैं चारे क्षणस्य नृपते, अर्थात ईक्षण शब्द का अर्थ है आंख, चार शब्द का अर्थ है गुप्तचर, यानी गुप्तचर रूपी आंखों वाले जो राजा होते हैं। अब आइए, कोई भी राजा अकेला काम नहीं कर सकता, अपने कार्यालय में बैठ करके वह कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए प्रतिक्षण प्रतिदिन उनको पूरे विश्व में जो नियुक्त जो गुप्तचर होते हैं, वे अलग अलग जो संदर्भ हैं उनको सूचना देते हैं, और उन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हमारा जो प्रशासनिक है वो कार्यवाही होती है। हम आजकल देखते हैं कि अभी एक छोटा छोटा जैसे कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है कि कहीं कॉल आ गया कि अमुक जगह पर ये होने वाला है, तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूर्व ही घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार की होने वाली घटनाओं का समाधान ढूंढते हैं। तो चलो, ये तो चारे क्षण है। चारुदत्त के संदर्भ में यह है कि चूंकि यह घटना घटी थी कि मैंने आर्यक को बंधन से मुक्त करवाया था और मैंने ही अपनी गाड़ी से उनको बाहर निकलवाया था, तो ऐसी अगर बातें हुई होगी, ऐसी सूचना राजा तक पहुंची होगी, और कदाचित यही कारण हो सकता है कि मुझे अभियुक्त बना करके कोर्ट में ले जाया जा रहा है, अर्थात मेरे ऊपर जो ये केस है, ये केस रिलेटेड टू आर्यक है, तो हो सकता है कि इस कारण से मुझे बुलाया जा रहा हो। इन दैट सेंस चारुदत्त पूरी तरह से अनभिज्ञ है वसंत सेना के विषय में, कि वसंत सेना की मृत्यु हो गई अथवा वसंत सेना के साथ यह घटना घट गई, अर्थात अथवा वसंत सेना के ऊपर के कारण कोर्ट में किसी भी प्रकार का अभियोग चल रहा है। चारुदत्त कहता है अथवा किम विचारितेन, अरे भाई इन सारे तर्क वितर्क कुतर्क से क्या फायदा, छोड़ो उसो, अधिकरण मंडप मेव गच्छामि। चलो ऐसा है कि मैं उस न्यायालय की ओर ही जाता हूं। भद्र शोधनक अधिकरणस्य मार्गम आदेश है कि जो अधिकरण जो अर्थात न्याय मंडप जो है, जो कोर्ट है, उनका हमें रास्ता दिखाओ। शोधनक उसके साथ चलता है। शोधनक कहता है कि ये तो आर्य, और वो मंच पर आता है। मंचीय व्यवस्था, अभिनय की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत वो मंच की परिक्रमा लेता है, और अपने उसी घूमने के चक्कर में फिर अचानक चारुदत्त को एक संदेह उत्पन्न होता है। अभी तक ये अधिकरण जो है मंडप नहीं पहुंचा है, यानी कोर्ट रूम नहीं पहुंचा है, न्यायालय नहीं पहुंचा, वो रास्ते में ही अभी चल रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका घर और रास्ते के बीच की दूरी वसंत सेना के माता के घर की दूरी से
ज्यादा है, क्योंकि वसंत सेना तो शीघ्र आ गई थी और चारुदत्त को एक लंबा संवाद है, अ टाइप ऑफ मोनोलॉग है, और उसमें रास्ते का वो वर्णन कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, रूक्षस्वरम वाशति वायसोयम। वायस का अर्थ होता है कौवा, रूक्ष स्वर यानी कर्कश, वाशति यानी बोल रहा है, यानी कौवे जो हैं ये अपनी कर्कश वाणी में बोल रही है। मित्रों, हम आप की एक परंपरा है और हम अपनी इस परंपरा का निर्माण स्वयं करते हैं। हमारी परंपरा में कौवे की कर्कश ध्वनि जो है वो अशुभ माना जाता है। यानी अगर आप कहीं यात्रा पर निकले और अगर कौवा कांव कांव करे तो वह यात्रा का शुभ संकेतक नहीं माना जाता। मैं ये नहीं कहता कि नहीं अच्छा होता, हम अपनी परंपरा में इसको अशुभ मानते हैं। तो यहां पर भी संकेत चारुदत्त का यही है कि मैं न्यायालय की ओर जा रहा हूं और ये रास्ते में कौवे की कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ममात्य भृत्या मुहुराह्वयन्ति, और अमात्य भृत्या जो है, ये जो मंत्रीगण है, जो मंत्रियों के सेवक गण हैं, वो बार बार पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। सव्यम च नेत्रम स्फुरति प्रसह्य। हमारे यहाँ की एक और परंपरा है कि हमारी अगर दाहिनी आंख अगर फड़कती हैं तो उनको शुभ माना जाता है, लेकिन सव्यम यानी बाईं आंख जब फड़कती है तो वह अशुभ माना जाता है। और चारुदत्त उसी ओर इशारा करते हुए कहता है कि सव्यम च नेत्रम स्फुरति प्रसह्य, और बलपूर्वक, बहुत कह सकते हैं तीव्रता से मेरी बाईं आंखें फड़फड़ा रही है। मम अनिमित्तानि हि खेदयन्ति, और ये जो अशुभ बार बार हमें दिखाई पड़ रहा है, बार बार ये जो अशुभ संकेत हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो अनिमित्त है, ये मुझे खिन्न कर रहा है कि क्या बुरा हुआ है, कुछ बुरा तो नहीं हो गया। मित्रों, ये है अपना समाज, और मित्रों ये समाज अपना नहीं, ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है और हम उन्हीं परंपराओं के अधीन बंधे होते हैं। और यह इस चारुदत्त का मनोविज्ञान है जो उस अधीनता को हमारे सामने प्रकट करता है। मित्रों, हम अपने इस व्याख्यान को आगे भी आप लोगों के सामने लाएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।